जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी बोर्ड की तैयारी में भी मस्त होंगे। दोस्तों, पिछली कुछ कक्षाओं में हम लोग बात करें तो विज्ञान पे ध्यान दिए हुए थे, लेकिन एक बात आप लोग ध्यान से देखेंगे तो बच्चों उसके पहले हम लोग सामाजिक विज्ञान का वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन भी कर रहे थे। और सर जी आपने कहा था कि लॉन्ग क्वेश्चन और ज़्यादा कराना है, तो लो भैया मैं और क्वेश्चन लेकर के आ गया हूँ। अब मैं आपको कुल मिलाकर के 20 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन कराऊँगा। देखिए, पिछली 4 कक्षा में हम लोग कुल मिलाकर के सर जी लगभग-लगभग वो आपका हम लोग 12 क्वेश्चन तक कर चुके थे। लगभग नहीं, कन्फर्म 12 प्रश्न हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कर चुके थे। और सर जी बार-बार पूछा जाने वाला प्रश्न था। आप लोग देखे भी होंगे, हमने बताया था कि सर जी कब-कब पूछा गया है। तो इस सब चीज़ को देखे भी होंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में अगर भी आ रहा होगा कि क्यों मैं जो कह रहा हूँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, तो क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? तो उसी की तरह हम लोग आज भी वीवीआई लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। याद रखिएगा बच्चों, पिछली कक्षा का लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूँगा। तो अगर आप लोग उसको देख लेते हैं तो आपको 12 का 12 प्रश्न याद हो जाएगा, ठीक है? और सारा प्रश्न आपका यहीं से आने वाला है, आपको भटकने-वटकने का कोई भी ज़रूरी नहीं है, सारा कुछ यहाँ से आ जाएगा, ठीक है जी? और इसका पीडीएफ सर जी आपको पीडीएफ आपको पिछली क्लासेस का भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और आज का भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा बच्चों, ठीक है? और साथ में आपको इस टाइप का क्विज़ और साथ में सर जी क्लास का नोटिफ़िकेशन भी वहाँ पर मिल जाता है, तो ज़रूर से टेलीग्राम चैनल से जुड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है? चलिए, तो सर जी पहले आप लोग ताज़ा-ताज़ा देख लीजिए, मैं आपको धन दिखा रहा हूँ, धन, दौलत, इसी के बारे में आज अपन लॉन्ग क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है ना बच्चों, इसीलिए मैं करा रहा हूँ, ठीक है? तो इसी के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रश्न क्या है ज़रा उसको देख लें। प्रश्न है सर जी कि मुद्रा के कार्य को विस्तार से बताइए। और प्रश्न कब पूछा गया है आपको? प्रश्न आपका 2013 के एग्ज़ाम में पूछा गया है, मतलब हाल ही फिलहाल में बोल सकते हैं कि हाल फिलहाल में पूछा गया है बच्चों, ठीक है? और आप लोग देखेंगे तो ऐसा क्वेश्चन आपका बार-बार आता भी है, ठीक है? ऐसा क्वेश्चन बार-बार आता है कि सर जी 23 में पूछा, सीधा उठा के 25 में पूछ देगा। आप लोग 23 में देखिएगा 3-4 क्वेश्चन एक ही इसका रिपीट हुआ है, ठीक है? तो उसको हम लोग उसी हिसाब से देख रहे हैं। चलिए, तो पहले बोला था मुद्रा का कार्य बताने के लिए, तो फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं, समय बर्बाद नहीं करेंगे अपन। देखिए जी, पहले मुद्रा का थोड़ा-सा छोटा-सा डेफिनिशन दे दिए कि सर जी मुद्रा का अर्थ वह माध्यम जिसका मुद्रा का अर्थ है वह माध्यम जिसका उपयोग सामान और सेवाओं के आदान-प्रदान के लिए किया जाता है। अब मुद्रा का क्या अर्थ है जी? मुद्रा का अर्थ है, मुद्रा मतलब पैसा का अर्थ है, एक माध्यम है पैसा, जिसका उपयोग सामान और सेवा को लेने-देने में किया जाता है। अब मुद्रा का आपको कार्य को बताना था, ये तो परिभाषा में लिख दिया। मुद्रा के 4 कार्य होते हैं, कौन-कौन? पहला काम है आपका मूल्य का मापक। मूल्य का मापक मतलब पैसा का माप करना। अब आप ही बताइए कि सोना सोना और बात करें सोना और चाँदी में कौन महँगा है, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको दाम देख के ही तो पता चलेगा, उसका मूल्य को माप करके ही तो पता चलेगा। आप देखेंगे सर जी सोना आपका मान लीजिए कि कि 1 लाख रुपए किलो है और चाँदी आपका मान लीजिए पता चला आपको कि 85,000 रुपए किलो है। तुमको पता चल गया ना कि सोना की कीमत ज़्यादा है, चाँदी का कीमत कम है। समझ में आया मूल्य का मापक कैसे होता है? तो मुद्रा का उपयोग से वस्तु और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है, मतलब कौन कितना कीमती है, मुद्रा से ही तो पता चलता है। यह हमें वस्तु की कीमत को समझाने और उसकी तुलना करने में मदद करता है। वस्तु की कीमत को समझाता भी है और साथ में बताता भी है कि कौन ज़्यादा कीमती है, कौन कम कीमती है, किसको लेना चाहिए, किसको नहीं लेना चाहिए। ये सब किससे पता चलता है? मुद्रा से ही पता चलता है। पहला काम आपको समझ में आ गया, मूल्य का मापक। अगला काम देखें। अगला काम है मुद्रा का विनिमय का माध्यम। अब सर जी विनिमय मतलब क्या होता है? ये क्या बोल दिया यार विनिमय? समझो। विनिमय मतलब होता है बच्चा, विनिमय मतलब होता है लेन-देन। विनिमय मतलब क्या होता है? लेन-देन। अब देखिए लेन-देन भी किससे होता है? मुद्रा के ज़रिए ही होता है। मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य वस्तु और सेवाओं के विनिमय को आसान बनाना है। पहले क्या होता था? पहले सर जी, पहले जो है वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। यहाँ देखो लिखा गया है वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। इसमें क्या होता था? एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान-प्रदान होता था। लेकिन जब मुद्रा आ गया तो इससे आसानी हो गई, इससे आसान से लेन-देन किया जा सकने लगा। नहीं तो पहले गाय के बदले में गेहूँ मिलता था। बताइए कोई तुलना है गाय के बदले में गेहूँ? किसी को ज़रूरी है खाने के लिए तो गेहूँ लेता था, उसके बदले में उसको गाय तक को देना पड़ जाता था। अब क्या है सर जी पैसा दो, गेहूँ लो। मूल्य का संचय, मूल्य मतलब रुपया-रुपया। अब आप ही सोचिए आप उस समय में गेहूँ को कितना दिन तक बचा के रख सकते थे? अरे सर जी गेहूँ आप उन्हें उपजाया, उसको कितना दिन तक बचा के रखिएगा? सर जी कुछ दिन बाद खराब हो जाएगा वो तो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? लेकिन यदि आप लोग के पास पैसा है तो उसको सर जी 50 साल, 60 साल रख लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। पैसा-वैसा का वैसा रहेगा, बैंक में जमा कर दीजिए, हैं? तो मूल्य का संचय, संचय मतलब होता है इकट्ठा करना। मुद्रा को भविष्य में उपयोग के लिए बचा कर रखा जा सकता है कि नहीं? लोग इसे संपत्ति के रूप में जमा करते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर इसको खर्च कर सकें। पैसा को ही तो संपत्ति के रूप में जमा करता है। किसी से पूछना है कि आपका कितना संपत्ति है, तो क्या पूछेगा? सर जी उसके पास कितना पैसा है, यही नहीं पूछेगा। अगला देखते हैं।
अगला और लास्ट चारों काम होता है, तो सर जी चारों काम में हमने पहला बताया कि मूल्य का मापक, उसके बाद दूसरा बताया कि सर जी ये जो है आपका विनिमय का माध्यम है। तीसरा हमने बताया बात करें तो तीसरा हमने बताया कि सर जी ये जो है आपका संचय का काम करता है, मतलब भविष्य के लिए पैसा बचा के रखता है। 3 काम हमने बता दिए, एक आपका बचा हुआ था भविष्य में भुगतान का माध्यम, मतलब इसी के माध्यम से हम लोग भविष्य में उधार लेते हैं, तो पैसा बाद में दे सकते हैं। मुद्रा का उपयोग भविष्य के लेन-देन के लिए भी किया जाता है। लोग उधार लेते देते हैं और भविष्य में भुगतान करते हैं। उधार लेने-देने में भी पैसे का ही उपयोग होता है। इस प्रकार मुद्रा हमारे जीवन के आर्थिक लेन-देन को आसान और सुविधाजनक बनाता है। इसका पीडीएफ आप लोग ले लीजिएगा बच्चों, अच्छे से पढ़ लीजिएगा और विश्वास रखिए, एक बार हमने आपको समझा दिया, एक बार आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा तो 100% याद होगा। आसान है, आसान शब्द का मैंने प्रयोग किया है, ठीक है? एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। चलिए जी, अगला प्रश्न है कि सर जी हरित क्रांति क्या है? और भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा 2023 में पूछा गया है। तो सर जी हरित क्रांति क्या है? पहली बात तो आप देख सकते हैं सर जी, हरा-हरा घास दिख रहा है। हुआ क्या था कि 1960 के दशक में, 1900 दशक मतलब होता है 10 साल, तो 1960 का दशक बोला गया। इसका मतलब 1960 से 1970 के बीच में खेती, देखिए समझिएगा, इसके पहले बात करें तो खेती उतना अच्छा नहीं होता था बच्चों। खेती में न ट्रैक्टर था, न बढ़िया किस्म का खाद था, न बढ़िया किस्म का जो है बीज था, न लोग मेहनत करना चाहता था, पैसा ही नहीं होता था खेती में, तो कहाँ से मेहनत करेगा? तो इसके कारण जो है क्या हुआ कि भुखमरी का स्थिति आ गया। इससे बचने के लिए वैज्ञानिक सब क्या किया, एक बढ़िया किस्म का बीज का आविष्कार किया। कुछ ध्यान दिया खेती पे विशेष ध्यान दिया, ट्रैक्टर बना दिया। खेत में पानी पटाने के लिए बोर्डिंग गड़वा दिया। उसके बाद जो है खेत जोतने के लिए ट्रैक्टर बनवा दिया और उसके बाद बात करें तो बढ़िया किस्म का बीज बनाया, खाद बनाया। तो इस सब से क्या हुआ, अचानक जो है खेती में वृद्धि होगी। और अचानक जो परिवर्तन होता है, इसी को हम लोग क्रांति के नाम से जानते हैं। और किसमें हुआ था? हरा-हरा चीज़ मतलब खेती में हुआ था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हरित क्रांति बोलते हैं। तो हरित क्रांति का अर्थ क्या है? कृषि क्षेत्र में नई तकनीक, उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक और सिंचाई तकनीकों का उपयोग करके खेती उत्पादन में भारी वृद्धि करना, यही तो उद्देश्य था, यही तो अर्थ है उसका। अब देखिए 1960 के दशक में शुरू हुआ था और इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य संकट को दूर करना था, खाने पे जो संकट आ गया था। अब देखिए इसका प्रभाव पूछ रहा है, थोड़ा-सा समझिएगा बच्चों। हरित क्रांति का जो है ना, हरित क्रांति का पॉजिटिव इफ़ेक्ट भी पड़ा और नेगेटिव भी, मतलब सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, नकारात्मक भी, अच्छा भी हुआ और बुरा भी हुआ। अब कहोगे सर जी हरित क्रांति में तो खेती बढ़िया हुई थी, इसमें बुरा क्या हुआ? मैं आपको बताऊँगा क्या बुरा हुआ है, बुरा भी हुआ है। पहले हम लोग पॉजिटिव चीज़ देख लेते हैं। सर जी हरित क्रांति हुआ तो खेती में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई होगी, तो अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के कारण गेहूँ और चावल का उत्पादन काफ़ी बढ़ गया। फिर जी अनाज में वृद्धि हुई, किसान का आय भी तो बढ़ा होगा, किसान का आय भी तो बढ़ा होगा, बिल्कुल बढ़ा होगा। उसके बाद आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग हुआ। अब खेती में पहले खुरपी-कुदाल का उपयोग होता था, अब ट्रैक्टर का उपयोग हुआ, पंप सेट का उपयोग हुआ, रासायनिक खाद का उपयोग हुआ। इन सब का उपयोग हुआ जिससे खेती में तेज़ी से उत्पादकता बढ़ी, तेज़ी आई और उससे खेती की उत्पादकता भी बढ़ी। बताइए कृषि में रोज़गार का अवसर मिला, पहले खेती में उतना फ़ायदे नहीं होता था। अब देखा कि सर जी फ़ायदा है, तो अब खेती में लोग रोज़गार करने जाएगा कि नहीं जाएगा? तो हरित क्रांति के कारण कृषि क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए। किसान का आय भी बढ़ेगा, फायदा होगा तो जीवन स्तर बेहतर होगा। किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार, खेती से अधिक उत्पादन होने से बाजार में अच्छी कीमत मिली, ज्यादा उत्पादन होगा, बढ़िया पैसा मिला और इससे जो है किसान का आर्थिक स्थिति, रुपया पैसा वाला स्थिति, उसको धन का कमी नहीं हुआ। अब मतलब किसान सुसाइड पहले कर लेता था, अब वो सब स्थिति गड़बड़ मतलब चल गया, ठीक है। ये हुआ इसका सकारात्मक प्रभाव। लेकिन बच्चों इस पे नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है, जो मैं आपको बता रहा था, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो समझते हैं। सर जी इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा? सर जी इसमें याद रखिएगा, रासायनिक उर्वरक का उपयोग हो रहा था। अब रासायनिक उर्वरक का उपयोग से मिट्टी का उर्वरा शक्ति खत्म होगा कि नहीं होगा? अरे सर जी बिल्कुल हो जाएगा। इससे इसके उपयोग से मिट्टी की उर्वरा शक्ति घट गई, कम हो गई। इस पर जो है कुछ फसल पर ही जोर दिया गया था, गेहूँ और चावल पर। हाँ, बताइए खाली गेहूँ ही चावल खाता है आदमी, सब्जी वगैरह क्या बोलते हैं इसको, मक्का, ये सब नहीं खाता है क्या? ये सब का यूज़ नहीं होता है क्या? गेहूँ चावल पे जोर दिया गया जिसके कारण और सब जो फसल था वो पिछड़ गया। इससे खाली बड़े किसान को ही फ लाभ हुआ होगा। तो अब आप ही बताइए, अब ट्रैक्टर क्या छोटा किसान खरीद सकता है क्या? ट्रैक्टर छोटा किसान खरीद सकता है? नहीं। अब छोटा किसान के पास छोटा-सा खेत है, इसे ट्रैक्टर से जोतेगा इसको? नहीं जोतेगा। अब छोटा किसान के पास पैसा है भी नहीं किया, वो खाद कहाँ से खरीदेगा? नहीं खरीद पाएगा। इससे केवल बड़े किसान को ही लाभ हुआ, छोटे किसान इससे वंचित रह गए। वंचित मतलब उसको इसका लाभ नहीं मिला। इस तरह हम लोग कह सकते हैं कि हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को बदला
और देश के खाद्य संकट को उभारा। उस समय जो खाद्य संकट चल रहा था, खाद्य संकट चल रहा था, खाना-पीना आफत आया हुआ था, उसको तो सुधारा, कृषि की स्थिति को बदला, लेकिन भैया इसका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ा, जो अभी तक भुगता जा रहा है। अभी आप लोग देख रहे होंगे, बच्चा में बहुत प्रकार का रोग उत्पन्न हो रहा है। तब बच्चा का बात करें शरीर नहीं लग रहा है, उसका बाल सफेद हो रहा है, जिसका सब कारण जो है यही है आपका रासायनिक खाद का प्रयोग, ठीक है? खाद का खाना खा कर के ही अभी आदमी का स्थिति गड़बड़ होते जा रहा है। आप लोग बाहर सब जाएँगे, दूसरा सब देश में, तो खाद का रासायनिक खाद का उपयोग को पूरा का पूरा बैन कर दिया गया है। अभी जो कद्दू सब हुआ, फल सब हुआ, इसको सुइया दे-दे के बड़ा करता है, इस सबको पूरा बैन कर दिया गया है वहाँ, ताकि वहाँ का आदमी स्वस्थ रहे। लेकिन भारत में पता नहीं क्यों नहीं बंद हो रहा है अभी तक, ठीक है? तो फिलहाल हम लोग इतना जाने कि सर जी अ, हरित क्रांति से क्या सकारात्मक, क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। आज हम लोग 2 क्वेश्चन जो हमने कहा था कि सर जी लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको और कराऊँगा, वो मैंने करा दिया। कुल मिलाकर के अभी तक मैं आपका 14 मैंने सोशल साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन करा दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी, तो क्लास को लाइक कर देंगे। पीडीएफ बच्चों इसका जाके ज़रूर से डाउनलोड कर देंगे, ठीक है? तो मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में इसी के क्या हो सकता है मैं मैथ लेकर के आऊँ। आप लोग चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में क्या आगे आप लोग करना चाहते हैं। ठीक है? तो उसी पे मैं क्लास लेकर के आऊँगा। तो बाय-बाय, टाटा, सी यू, जय हिंद, जय भारत।